चीन और पाकिस्तान का भ्रम भारत के हथियारों ने तोड़ कर रख दिया, चकनाचूर कर दिया। चीन और पाकिस्तान दोनों सोचकर बैठ रहे थे कि भारत के हथियार क्या ही बिगाड़ पाएंगे, लेकिन भारत के हथियारों ने ऐसा काम कर दिया कि पूरी दुनिया इसे देखकर चौंक गई। और यह तो सिर्फ ट्रेलर था, भारत का असली रौद्र रूप तो अभी आना बाकी है। आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन नेवी तो इस बार सिर्फ साइलेंटली ट्रेलर देख रहा था। नेवी ने साइलेंट रहकर ही पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस विक्रांत पर खड़े होकर पाकिस्तान को नई टेंशन दे दी। रक्षा मंत्री ने कह दिया कि पाकिस्तान ने दोबारा कोई नापाक हरकत की तो इस बार ओपनिंग हमारी नेवी के हाथों से होगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अपनी खैर चाहता है तो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को तुरंत भारत के हवाले कर देना चाहिए, नहीं तो नेवी ऐसा मारेगी कि बचने का स्कोप नहीं है। सुनिए रक्षा मंत्री को। पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वह अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने हाथों से उखाड़ देंगे। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों में सौंपने से करनी चाहिए, ताकि उनके साथ भी इंसाफ किया जा सके। उनके साथ का इंसाफ कैसा होना चाहिए यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यानी भारत के रक्षा मंत्री ने क्लियर कर दिया है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपो तो हम सोचेंगे कि तुमको छोड़ना है, कम मारना है, क्या करना है। आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को चेतावनी देने के पीछे भी एक खास वजह है। गोवा तट के नजदीक अरब सागर में तैनात आईएनएस विक्रांत किसी भी समय पाकिस्तानी नौसेना के छक्के छुड़ा सकता है। कराची से लेकर ग्वादर बंदरगाह तक पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। 1971 में आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। तब पाकिस्तान ने अपनी सबमरीन पीएनएस गाजी को आईएनएस विक्रांत को खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन आईएनएस विक्रांत ने समंदर में ही पाकिस्तान की गाजी की समाधि बना दी थी। आईएनएस विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि अपने आप में एक तैरता हुआ पूरा युद्ध क्षेत्र है। इसमें 2400 कमरे हैं, जिनमें लगभग 1600 नौसैनिकों की रहने की व्यवस्था है। यह अपने ऊपर 40 फाइटर जेट्स को लेकर चल सकता है और इसकी स्ट्राइक फोर्स रेंज 1500 किलोमीटर की। इस पर 64 बराक मिसाइलें लगी हुई हैं। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत ब्रह्मोस मिसाइलों से भी लैस है। इसलिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को शुक्र मनाना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। सुनिए एक बार रक्षा मंत्री। साथियों, हमारी फोर्सेस की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट के साथ साथ विक्रांत कैरियर बैटल ग्रुप की फोर्स प्रोजेक्शन ने भी हमारे इरादे और क्षमता का प्रभावी संकेत दिया है। आपकी इस मजबूत तैयारी ने दुश्मन के हौसले को पहले ही पस्त कर दिया। पाकिस्तान के लिए आपकी तैयारी मात्र ही बहुत थी, आपको तो एक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपकी तैयारी से ही दुश्मन सत्ते में आ गया। रक्षा मंत्री ने भी आज पाकिस्तान को हौंक दिया। उधर गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर पहुंच गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह उनका पहला जम्मू कश्मीर दौरा था। यहां पर अमित शाह ने पाकिस्तानी गोलाबारी का शिकार हुए परिवारों से मुलाकात की और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने वाले बीएसएफ के जवानों से भी मिले। अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ ने पाकिस्तान को जो झटका दिया है उसकी भरपाई करने में पाकिस्तान को बरसों लग जाएंगे। एक बार अमित शाह को भी सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के घटनाक्रम में अपनी परंपराओं को बनाए हुए जम्मू फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान, राजस्थान फ्रंटियर के बीएसएफ के जवान और दूर सुदूर कच्छ की बॉर्डर पर जो जवान तैनात हैं, उस सभी ने पूरी सजगता के साथ सीमा की रक्षा का काम किया। जब पाकिस्तान ने हमारे आतंकवादियों के अड्डे पर किए हुए हमले का जवाब में हमारी सीमा और हमारे नागरिक रिहायशी इलाकों में हमला किया, तब जम्मू फ्रंटियर अकेले में लगभग 118 से ज्यादा पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह और नुकसान पहुंचाने का काम हमारे बीएसएफ के जवानों ने किया। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान की बमफाड़ धुलाई से पहलगाम के उन परिवारों को न्याय मिला है जिन परिवारों ने पाकिस्तान के फैलाए आतंक में अपनों को खोया। नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाकर इसका बदला लिया।
आज पीएम मोदी पहलगाम हमले में शहीद जवान शुभम द्विवेदी के परिवार से कानपुर में मिले। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने शुभम की पत्नी और माता पिता को ढाढ़स बंधाया। शुभम के परिवार ने बताया कि इस मुलाकात के दौरान शुभम की पत्नी के आंसू देखकर प्रधानमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, यह अभी जारी है। देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वालों को नरेंद्र मोदी उनकी जड़ों से उजाड़ चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने नरेंद्र मोदी ने वो करके दिखा दिया जो आतंक के खिलाफ पहले कोई ना कर सका। पाठशाला में अब अगली क्लास, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर ऐसा ताबड़तोड़ एक्शन जो पहले कभी नहीं हुआ। बुलडोजर तो चला ही, रोहिंग्याओं का सामान पैक करके कहां भेज दिया जा रहा है अब आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ पाकिस्तान को तो निपटा ही रहे हैं, दूसरी तरफ देश के अंदर भी जबरदस्त एक्शन चल रहा है। देश के अंदर जो दुश्मन छुपे हैं, जो लोग देश को खोखला कर रहे हैं, उनकी सफाई के लिए जबरदस्त तरीके से ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। आप देखिए कि एक के बाद एक जासूस पकड़े जा रहे हैं, कोई दिल्ली से, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, हर जगह पर चुन चुनकर पाकिस्तानी जासूसों पर स्ट्राइक हो रही है। इसके अलावा देश के अंदर जगह जगह जो अवैध घुसपैठिए भर गए थे, उन घुसपैठियों को भगाया जा रहा है। उन घुसपैठियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अवैध रोहिंग्याज हों या फिर अवैध बांग्लादेशी हों, इन सब का टाइम ओवर हो गया है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी से लेकर असम तक अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है। ये सारे घुसपैठिए जो अवैध निर्माण करके देश में जमकर बैठ गए हैं, इनका सामान पैक करके खदेड़ा जा रहा है। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ देश भर में चल रहे एक्शन का पहले एक ट्रेलर देख लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि कैसा जबरदस्त एक्शन चल रहा है इनके ऊपर। सालों से रह रहे, हमारे ससुर यहाँ खत्म हो गए। हमारे पिताजी यहीं मर गए, हमारे दादा भी मर गए यहीं, और हम भी 40-42 साल की उम्र हो गई। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। Will give arm license to the eligible persons who are residing in remote area, vulnerable area and border area. पाकिस्तानी जासूस हो या अवैध घुसपैठिए, इतने सालों में इन्होंने दिल्ली को ही बड़ा ठिकाना बनाया हुआ था, इसलिए अब सबसे ज्यादा एक्शन भी दिल्ली में ही चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने पिछले 24 घंटे में अलग अलग इलाकों से 38 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। ये सभी बांग्लादेशी कूच बिहार के रास्ते दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली से पहले ये सभी अवैध घुसपैठिए हरियाणा के नूह में रहकर काम कर रहे थे। इसके बाद दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए नूह से दिल्ली में आकर रहने लगे। पकड़े गए 38 बांग्लादेशी में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इन अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की भी तैयारी की जा रही है। मतलब सिर्फ पकड़ा नहीं गया है, निकलो यहां से और जाओ बांग्लादेश में रहो। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कितना तगड़ा एक्शन हो रहा है उसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। गाजियाबाद में सुरक्षा एजेंसीज ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी और अब तो इन लोगों को सीधे बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है। गाजियाबाद में कुल 150 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। इन सभी को इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमान से भेजा जाएगा। दिल्ली एनसीआर अवैध रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ था। ऐसे सिंडिकेट चल रहे थे जो अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहां लाकर बसाते थे। पिछले 6 महीनों में दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे सिंडिकेट्स का भंडाफोड़ किया है जो बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से देश में घुसाने से लेकर उन्हें राजधानी तक पहुंचाने और उनके फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करते थे। यही नहीं, जांच में यह भी पता चला है कि यह सिंडिकेट इन अवैध बांग्लादेशियों को नौकरी दिलाने तक में मदद करता था। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6 महीनों में दिल्ली से 800 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा चुका है, जबकि 500 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करके उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पुलिस को जांच में यह भी पता चला है कि फर्जी दस्तावेजों की मदद से ये अवैध बांग्लादेशी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर नौकरी तक कर रहे थे। यही नहीं, इन अवैध बांग्लादेशियों के बच्चे ईडब्ल्यूएस कोटे में बड़े और नामी स्कूल में पढ़ाई तक कर रहे थे। भाई, दिल्ली पुलिस ने राजधानी के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर अवैध बांग्लादेशियों की लिस्ट तैयार की। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर हो रहे एक्शन पर दिल्ली पुलिस को सुनिए। इनमें जिन लोगों के पास कुछ के कागज मिले हैं, उनमें आधार कार्ड मोस्टली मिले हैं और वहाँ के बांग्लादेश के भी इनके पास डॉक्यूमेंट मिले हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे, फ़ोन में या
कहीं भी उनको डॉक्यूमेंट वहाँ के मिले, जिससे हमने उनको उस वहाँ से जोड़ा है और उनकी FRRO की मदद से डिपोर्टेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध बांग्लादेशियों को सिर्फ डिपोर्ट ही नहीं किया जा रहा, बल्कि उनके ठिकानों पर बुलडोजर भी चल रहा है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली के तैमूर नगर इलाके की हैं, जहां कुछ दिनों पहले तैमूर नगर नाले के किनारे बनी 100 से ज्यादा अवैध इमारतों को मिट्टी में मिला दिया गया। यानी ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। लोग पाकिस्तान में बिजी हैं, यहां अंदर ही अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का सफाया भी हो रहा है। हरियाणा में भी ऐसा ही ऑपरेशन चल रहा है। हरियाणा के पलवल में 47 बांग्लादेशियों ने खुद ही सरेंडर कर दिया। ये लोग पिछले 10 साल से रह रहे थे, ईंट भट्टों पर मजदूरी कर रहे थे। सरेंडर करने वाले बांग्लादेशियों ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इन लोगों ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर दलालों के जरिए घुसपैठ की थी। भारतीय सीमा में दाखिल होने के लिए इन्होंने दलालों को 5 से 10 हजार रुपए तक की पेमेंट की थी। पिछले 10 सालों से ये लोग राजस्थान और हरियाणा में ठिकाने बदल बदल कर रह रहे थे। लेकिन जब पहलगाम हमले के बाद सरकार ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन शुरू किया तो इन लोगों को काम मिलना बंद हो गया। फिर मजबूरी में इन्हें पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ा। सुनिए ये लोग खुद क्या बता रहे हैं। ईंट भट्टे पे ईंट थाप रहे थे। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ तो बहुत लोग था, लेकिन सब लोग गया है, बस हम ही है और हम एक परिवार में है। यहाँ पलवल कैसे पहुँचे हरियाणा के? गाड़ी वो बाबूजी ने निकाल दिया था भट्टे से, फिर अब हम यहाँ आया था काम करने के लिए, तो ये लोग कह रहा था हम बांग्लादेशी हो, तुम यहाँ से चला जाओ। इधर ऐसे आया था, ये फतेहपुर में आया थे। वहाँ पर क्या काम करते हैं? काम ही नहीं मिला था, बरसात हो गया। 12 साल से भारत में कहाँ कहाँ रहे आप? हम हरियाणा और राजस्थान, बस 2 राज्यों में रहे। यहाँ क्या काम किया? ईंट भट्टा में ईंट फताई। ईंट भट्टा? हाँ, मालिक है ना वो डर रहे थे, बोले आप बांग्लादेशी हो निकाल जाओ। फिर हम लोग इधर आए, सारा 2-4 भट्टे में घूमे, रहने नहीं दिया, फिर हम सिलेंडर करने आए। जो दलाल था उसको कितना पैसा दिया था? दोनों लोग अलग अलग है, सबसे कोई 5,000 लेता था, कोई 10,000, कोई 3,000 4,000 ऐसे बंदा देख के। यहाँ तो कोई खर्चा वर्चा नहीं मिला, फिलहाल तो खाने का भी पैसा नहीं है। जब भी हम लोग सिलेंडर करने हैं, कोई उपाय नहीं है हमारे पास। वापिस बंगाल जाना चाहते? वापिस बंगाल जाना चाहते बस। यूपी में भी सीएम योगी ने घुसपैठियों को यूपी खाली करने को कह दिया है। यह फरमान जारी हो चुका है, जिसके बाद यूपी के शहर के अलग अलग शहरों में बसे रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि नकली वोटर कार्ड, नकली आधार कार्ड बनाकर रहने वाले अवैध बांग्लादेशी जान चुके हैं कि अब उनको यूपी ही नहीं बल्कि देश से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यूपी में ऑपरेशन क्लीन का असर आज बरेली में नजर आया, जहां डिपोर्ट होने से बचने के लिए लोग कई पीढ़ियों से यहां बसने की दलीलें देते सुनाई दी। सुनिए जरा। बहुत सालों से रह रहे, हमारे ससुर यहाँ खत्म हो गए, बहुत हमारे बूढ़े वाले थे वो भी यहाँ खत्म हो गए। हमारे पिताजी यहीं मर गए, हमारे दादा भी मर गए यहीं, और हम भी 40-42 साल की उम्र हो गई। इनके पिताजी मर गए, इनके दादाजी मर गए, आपको यहां मरने नहीं देंगे, आप अपनी जमीन बांग्लादेश में जाकर मरिए। बरेली तो सिर्फ शुरुआत है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ऐसा ही ऑपरेशन पूरे यूपी में चलाने की तैयारी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अकेले लखनऊ में ही 50,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। प्रयागराज में इनकी संख्या 30,000 के पार है, वाराणसी में 15,000 अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं, जबकि कानपुर में इनकी संख्या 45,000 के पार बताई जा रही है। यूपी में अगर सीएम योगी ने तय कर लिया है तो समझो बांग्लादेशी और रोहिंग्या यूपी से भागते हुए नजर आएंगे। अवैध घुसपैठियों पर सबसे जबरदस्त एक्शन तो गुजरात में चल रहा है। गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों पर हुई स्ट्राइक की तस्वीर पिछले दिनों पूरी दुनिया देख चुकी है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का 1,000 से ज्यादा अवैध उनके घरों को मिट्टी में मिला दिया गया। बचे हुए घरों को मिट्टी में मिलाने का अभियान आगे भी जारी रहने वाला है। अवैध घुसपैठियों की सफाई करना जरूरी भी है, क्योंकि इसकी वजह से देश में कई जगह पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं। जैसे असम को ही ले लीजिए, राज्य में अवैध घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी में आए बदलाव को आज हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार बहुत गंभीर समस्या मान रही है, और इसलिए बॉर्डर के इलाकों के मूल निवासियों को हथियार का लाइसेंस देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दावा करते रहे हैं कि असम में देश की आजादी के वक्त मुसलमानों की संख्या राज्य की कुल आबादी का 14% थी, लेकिन आज असम में मुसलमानों की आबादी कुल आबादी का 40% हो चुकी है, और उनके हिसाब से यह संख्या जो देश के मुसलमान हैं उनकी वजह से नहीं बढ़ रही, बल्कि अवैध घुसपैठिए आ रहे हैं उनकी वजह से ज्यादा बढ़ रही है। सुनिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है। Today we have decided that we will give arm license to the eligible persons who are residing in remote area,
vulnerable area and border area, and will encourage our original inhabitants and indigenous Indian citizen to apply and take arms license as per the eligibility provided in the Indian Arms Act. सोचिए बॉर्डर के इलाकों में कितने इस घुसपैठ से कितनी समस्या बढ़ गई है, संकट बढ़ गया है कि असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई वहां लोगों को लाइसेंस जो एलिजिबल होंगे उनको हथियार रखने का लाइसेंस देंगे। असम की ही तरह उत्तराखंड में भी पिछले कुछ सालों में तेजी से डेमोग्राफी बदली। साल 2001 तक उत्तराखंड में हिंदुओं की आबादी कुल आबादी का 85% थी, जबकि मुसलमानों की आबादी कुल आबादी का ऑलमोस्ट 12%। लेकिन 2011 में उत्तराखंड में हिंदुओं की आबादी घटकर 83% हो गई, जबकि मुसलमानों की आबादी बढ़कर ऑलमोस्ट 14% पे चली।